अस्सलाम रियाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर FPA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्राइटेरिया। अमेजोन FPA ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हर कैटेगरी का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। सेल्स रैंक वेरी करेगा, हर कैटेगरी का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तो इसमें जो एक बात जो हम लोगों ने कॉमन रखी है वो ये है कि ROI वो सबके लिए हमारा 30% से अबव होगा। ठीक है, एटलीस्ट 30% जो ROI है वो हमारा होना चाहिए। ठीक है, इससे अच्छा होगा, ऊपर होगा तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ROI के बारे में मैं आपको बता दूं कि ROI बेसिकली क्या होता है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आपने $100 की कोई कॉस्ट प्राइस की कोई भी प्रोडक्ट खरीदी है, आपने उसको सेल किया है, हर तरह की फीसिस हर तरह के एक्सपेंसेस निकाल के आपको जो उसके ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, अगर वो $50 है तो आपने 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो आपका जो ROI होगा वो 50% होगा। अगर आपने $50 की कोई भी प्रोडक्ट परचेज की है और आपने उसको $25 पे प्रॉफिट पे सेल किया है तो आपका जो ROI तब भी 50% होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा आपकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा जो शू कैटेगरी है उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो जो शू कैटेगरी है उसके क्राइटेरिया में मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि शू कैटेगरी में जो हमारा सेल रैंक है वो 1 लाख से लेके हम 1,50,000 तक जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर ये है कि हम लोगों ने ये देखना होगा कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो एटलीस्ट $12 होना चाहिए। अगर आपको $12 प्रॉफिट आ रहा है सेंटर की फीसिस वगैरह निकाल के, तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छा बिजनेस रन कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो ROI है वो भी क्वालिफाई करना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसमें यह है कि आपको बल्कि मैं चीट शीट्स भी शेयर कर देता हूँ, आपको इसके अंदर मज़ीद आसानी हो जाएगी। कोई आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। और उसमें ये होगा कि आपको एक छोटा सा क्राइटेरिया है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे शू कैटेगरी के हवाले से। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरीज है उनके ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि उनका जो सेल्स रैंक है वो क्या होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं अभी आपके सामने ओपन करता हूँ। एक शीट शीट है हमारे पास जिसको हमने जस्ट बनाया हुआ है। उसमें एक हमने क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग अभी बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज इधर अभी चीट शीट आएगी, मैं उसको देखता हूँ। और हर कैटेगरी की हम लोग अलग अलग थोड़ी बहुत उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो हमारी मेन कैटेगरी होगी वो आज के टॉपिक में वो शू कैटेगरी होगी। ठीक है, अच्छा इसमें भी यहाँ पे चीट शीट में आपको दिखाता हूँ। जी, फोल्डर है इसमें, सिस्टम का ये सोर्सिंग फोल्डर, इसमें चीट शीट है, सोर्सिंग चीट शीट। ठीक है, अच्छा इसमें आपने देखना है सबसे पहले जो हमारे पास एवरेज सेल रैंक है वो 30 और 90 डेज। तो 1 लाख से 1,50,000 होगा तो ओके यस। ठीक है, हम लोग उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ये शू कैटेगरी की बात करें। उसके बाद अगर 1,50,000 से 2 लाख तक होता है तो उसके अंदर जो हमारा क्राइटेरिया होगा वो ये होगा कि $20 है वो एटलीस्ट प्रॉफिट आना चाहिए या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, हर क्लाइंट का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। ये मैं आपको एक जनरल क्राइटेरिया डिस्कस कर रहा हूँ जिसके ऊपर आप बिजनेस रन कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मिनिमम जो प्रॉफिट है वो $12 है शूज़ के लिए। और क्योंकि ये शूज़ एंड क्लॉथ्स का कैटेगरी है तो इसमें क्लॉथ्स भी आ जाएंगे। तो जो हमारा क्लॉथ्स के लिए होगा वो $7 होगा। ठीक है, उसके बाद ROI जैसे मैं यहाँ पे डिस्कस किया है कि 30% और हायर ये है। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि कभी ROI बहुत अच्छा नहीं मिलता लेकिन सेल्स रैंक बहुत अच्छा होता है, अंडर 10,000 या अंडर 5,000 होता है। तो उसमें हम थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स है वो बहुत अच्छी होती है। तो हम फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत 25 पे भी आ जाते हैं, 27 28 पे भी, कभी कभी 20 तक भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें श्योर होता है कि वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी इस प्राइस के ऊपर सेल हो जाएगी, हमें उसके ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं होगा और आसानी से हम लोग जो अपना मनी है उसको पे आउट करके दोबारा उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें आपने जो मेन चीज़ है वो ये आपने देखनी है कि आपके कंपेटिटर जो है वो उन कितने होने चाहिए। ठीक है, तो 1 से लेके अगर 5,000 तक आपका सेल्स रैंक है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपके सैलड होने चाहिए वो एटलीस्ट 20 FB सैलड हो तो नो इशू। ठीक है, इतने सैलड हो सकते हैं। ठीक है, अगर 5,000 से 30,000 तक है
तो उसके ऊपर जो मैक्सिमम जो सैलरीज होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए। वो FBA भी हो सकते हैं और FBM भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद 30,000 से 80,000 तक जो हमारा सेल्स रैंक अगर होगा तो उसके ऊपर 10 सेलर्स हों, नो इशू, ठीक है। उसके बाद 80,000 से 1,30,000 तक होगा, उसके ऊपर 5 सेलर्स हों तो नो इशू, ठीक है। तो इन जनरल आप लोगों ने इसको ये देखना है कि अगर आप 1 लाख से ऊपर जाते हैं तो अगर 5 सेलर्स हैं, 5 कंपेटिटर हैं, ठीक है, तो नो इशू। अगर इससे ज़्यादा है तो आप इनको प्रोडक्ट को बाय नहीं करना, उसको छोड़ दें, ठीक है। अगर 1,30,000 से 2 लाख तक है आपका सेल्स रैंक, तो आपके पास जो ऑफर्स हैं वो एटलीस्ट जो हैं वो, या मैक्सिमम जो है वो 2 ऑफर्स होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है वो हम लोगों ने कैसे इसको एवेलुएट करना है, ये मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसमें दूसरी जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि मेन शूज़ के जो साइजेस हैं वो क्या होंगे, ठीक है। तो मेन के लिए 9 से लेके 12 तक ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। इसमें 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 एंड 12। हम लोग 13, 14, 15, 16 इसलिए बाय नहीं करते कि वो इतने ज़्यादा सेल नहीं हो रहे होते, उनके जो बायर हैं वो कम है, हर किसी का साइज़ मतलब ओड नहीं होता, अनकॉमन साइज़ नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं कि जिनका वो वाला साइज़ होगा, ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड में रह के काम करेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो 8, 8.5, 7 ये वाले भी जो साइजेज हैं ये भी मेंस में इतने कॉमन नहीं है, तो हम उनको बाय नहीं करते, ठीक है। एटलीस्ट उनका सेल्स रैंक बहुत ही अच्छा हो, फिर हम लोग उस तरफ सोचते हैं और साइजेस की तरफ, ठीक हो गया। उसके बाद विमेन शूज़ जो हैं तो बेसिकली ये 6.5 या 6 से लेकर 9 तक हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्राइटेरिया मजीद स्ट्रिक्ट कर दिया गया है, इसको 7 से आप 9 तक देख सकते हैं, ठीक है। 7, 7.5, 8, 8.5 ये एक कॉमन जो है क्राइटेरिया है जिसके ऊपर आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद जो विड्थ है, नॉर्मल जो है वो मीडियम विड्थ होती है, ठीक है। और इसके लिए जो अगर लेटर की बात करें तो मेन के लिए डी का लेटर यूज़ किया जाता है नॉर्मल, या आप ये कह सकते हैं मीडियम विड्थ के लिए, ठीक है। और जो वीमेन होती है उसके लिए जो यूज लेटर किया जाता है वो बी किया जाता है। कभी कभी वहाँ पे बी लिखा होगा तो उसका मतलब है कि वो नॉर्मल विड्थ है, अगर वो विमेन है। मैंने कहा होगा डी लिखा होगा, ठीक है, लेकिन अगर विमेन में डी लिखा हो इसका मतलब है कि वो वाइड साइज है, ठीक है। इस तरह मेन में वाइड के साथ डब्ल्यू लिखा होगा और एक्स्ट्रा वाइड भी होगा, 2E भी लिखा होता है या 4E भी लिखा होता है, वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे हम उसको, वो भी कोई इशू नहीं है। पर क्लोजेस के लिए हम लोगों ने नॉर्मली जो हम लोगों ने देखना होता है कि उसका जो साइज़ है वो बेसिकली मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज तक हो तो अच्छा है, ठीक है। 2XL, 3XL, या आप ये कह सकते हो 1, 2, 3 या उस तरह के साइज़ की तरफ हम लोगों ने नहीं जाना, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जनरली बात कर ली, जो हमारी कैटेगरी है शू एंड क्लॉथ्स कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी कैटेगरीज हैं उनके लिए सेल्स रैंक क्या हो सकता है, ठीक है। अगर आप टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी में बात करें तो उसके लिए जो सेल्स रैंक है वो अंडर 30,000 हो तो फिर अच्छा है, आप उसके अंदर काम कर सकते हैं। इससे जितना डाउन आप सेल्स रैंक करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं इसमें आपको थोड़ा सा मजीद गाइड कर देता हूँ कि सेल्स रैंक जितना डाउन होता है उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू होती है, उतनी ज़्यादा सेल हो रही होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी की बात करें तो आपने अंडर 40,000 जो है प्रोडक्ट को सोर्स करना है, अगर आपने अच्छा बिजनेस चलाना है। ये मैं जर्नल क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ डिफरेंट कैटेगरी से, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर आप ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो जो आपका क्राइटेरिया है ऑफिस प्रोडक्ट के लिए वो 30,000 से लेस होगा, कम कम आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें मैं हरगिज़ बात नहीं कर रहा कि जो आप सब देखिए कॉस्टली प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो मैं भी डिस्कस करता हूँ बजट के अंदर, तो गया। नेक्स्ट है आपका कि आपने अगर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स की कैटेगरी के अंदर काम करना चाह रहे हैं तो आपका जो सेल्स रैंक है वो 50,000 तक हो सकता है, 70,000 तक ही हो सकता है। इससे कम अगर आ जाए तो अच्छी बात है, 50,000 से कोशिश करेंगे कम कम हो, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट का रैंक सेल्स रैंक इतना है तो आप उसको बाई कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, वो सेल हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा सेल हो सकती है से क्या मुराद है कि जब सेल्स रैंक हाई होगा ना तो उसकी सेल्स उसको सेल करने में आपको वक्त लगेगा, तो 1 महीने में सेल नहीं होगी, वो 2 महीने ले सकती है, वो 3 भी ले सकती है, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ ये 1 से 2 मंथ के लिए होता है, अमूमन 1 मंथ में ही प्रोडक्ट सेल हो सकती है अगर आप एक अच्छी प्राइस पर सोर्स करके अच्छी प्रोडक्ट लगा के अच्छी ऑफर दे के बाय बॉक्स बिन करते हैं, ठीक है, अमूमन हो जाता होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट जो है कि अगर आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में काम करें, उसके लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो 25,000 से आपने कम करना है, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप होम एंड किचन की बात करें तो जो आपका क्राइटेरिया वो 50,000 से कम होना चाहिए सेल पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर आप किसी और कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं, वो सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी के मैं ये बात नहीं कर रहा, उनके अंदर मजीद सेल रैंक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने जनरल जो कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी के अंदर हम लोग काम कर सकते हैं, उनकी बात कर। अगर आप ग्रोसरी की बात करें तो वो भी कोशिश करेंगे 40,000 से कम हो, आप उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब आर अगर आपका क्वालिफाई कर रहा है तो प्रॉफिट दूसरी कैटेगरीज में मैटर नहीं करता कि वो $12 हो। और वो क्वालिफाई कर रहा है, वो $5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, नो इशू, आप उसको बाय कर सकते हैं क्योंकि क्वालिफाई कर रहा है, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम बात के बजट, इसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ कैटेगरीज के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। अगर आप शू कैटेगरी में काम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए जो स्टार्टिंग बजट है वो, ये आपने जो बिजनेस रन करना है, एटलीस्ट $10,000 आपके पास होनी चाहिए, तो फिर ही आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें टॉयज एंड गेम कैटेगरी की, तो आप इसके अंदर $3,000 आपके पास बजट हो तो आप इसके अंदर इसको रन कर सकते हैं, चला सकते हैं आप बिजनेस को। उसके बाद अगर आप बात करें ऑफिस प्रोडक्ट्स की, इसके अंदर जो आपके पास बजट हो वो 3,000 हो तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आपने ये चीज़ को देखना है कि आपने बड़े बड़े प्रिंटर या ऐसी कोई चीज़ें बाय नहीं करनी जो कि ऑफिस प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर लिस्ट की हुई है, आपने जस्ट स्टेशनरी आइटम जो हैं उनको बाय करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड की बात करते हैं तो आप 3,000 या 4,000 से लेकर 5,000 तक इन्वेस्टमेंट करें तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है होम एंड किचन। होम एंड किचन के लिए $5,000 आपके पास हो तो आप थोड़ा बहुत बिजनेस चला सकते हैं, स्टार्टिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन ये है कि आया ये बिजनेस हम लोग पाकिस्तान से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए बिजनेस आप पाकिस्तान से कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप पाकिस्तान की डिटेल के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज का बिजनेस हर किसी नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपने अगर पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अपना अकाउंट बनाया होगा, आप अगर बाहर शॉपिंग करेंगे अपने किसी क्रेडिट कार्ड से, पहली बात यह है कि पाकिस्तान तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न क्या ये है कि हम यूएसए की कोई भी साइट से बाय करेंगे तो वो यूएसए बेस्ड जो क्रेडिट कार्ड हैं या डेबिट कार्ड हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह दूसरी ये है कि वो जो स्टोर्स हैं, वो जो वेबसाइट्स हैं, उन्होंने वो लोकल जो लोग हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए वो सारा सिस्टम बनाया हुआ है, उनको सेल्स देने के लिए, क्लीनेस में प्रोडक्ट लगाने के लिए उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, हमें नहीं किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो ऑडियंस जो टारगेट करते हैं वो वही करते हैं, ठीक है। अब हम लोग कैसे इधर रह के कर सकते हैं, अगर दूसरी ऑप्शन ये है कि ठीक है आप पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर साइन अप कर लेते हैं, ठीक है। इशू क्या आएगा, इशू ये आएगा कि आपने कोई रिलेटिव है उधर बाहर, आप उसको कहेंगे जी मैं इस प्रोडक्ट को बाय करना चाह रहा हूँ, वो अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेगा, आप उसको बाय कर लेंगे, आप अमेजोन जब उसको सेंड करेंगे तो अगर अमेजोन ने इनवाइस मांग ली तो वो इनवाइस आपके रिलेटिव की डिटेल के ऊपर होगी और आपका जो अकाउंट साइन अप हुआ हुआ है वो आपकी डिटेल डिफरेंट होगी। उसके बाद वो अमेजोन इनवाइस जो आपकी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो ब्रांड आपके लिए टोटली परमानेंटली ब्लॉक कर देगा, हो सकता है कि आपके अकाउंट को भी कोई इशू आ जाए, ठीक है। तो आपने अगर बिजनेस करना है तो एक लीगल वे से करें। लीगल वे क्या है कि आप एक एलएलसी बनाएं, ठीक है। एलएलसी का हमें फ़ायदा क्या है, एलएलसी बनाएंगे तो हम वहाँ पे किसी भी लोकल बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं मुकम्मल प्रोसेस के बाद। आप ऑनलाइन कोई अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ई आई एन नंबर जब आपको मिल जाता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे ऑनलाइन कुछ बैंक हैं उनके अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उन जो अकाउंट हम ओपन करेंगे उनसे हम लोग वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बिलिंग एड्रेस होगा हम वहाँ पे परचेज करेंगे, अगर तो कोई रिलेटिव का एड्रेस है वो लगा लेंगे, बकायदा प्रॉपर एलएलसी एड्रेस के ऊपर ओपन होगी, ठीक है। आपके अमेजोन साइन अप होगा उस एड्रेस के ऊपर, ठीक है। वो फिर आपका बिलिंग एड्रेस हो जाएगा, बैंक के अंदर भी वही आपका बिलिंग एड्रेस होगा, फिर हम लोग वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लीगल वे होगा, ठीक है। तो यूएस में अगर आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, ईआईएन नंबर होना चाहिए। अगर आपने फिजिकली वहाँ पे लोकल बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो आपके पास आईटीआईएन नंबर होना चाहिए, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर की बात कर रहा हूँ, या एसएसएन होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी नंबर,
या ITIN होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली ज़्यादा सी बात है, हम लोग आउटसाइडर हैं तो हम SSN तो हमारे पास नहीं होगा। अगर हम यहाँ से बिजनेस करना चाह रहे हैं तो LLC बना सकते हैं, ITIN ले सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ पे किसी अटॉर्नी को हायर करके वहाँ पे किसी भी बैंक में जो है, जो एमएक्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, बैंक ऑफ अमेरिका है, उसके अंदर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। उससे आप बेफिक्र होकर शॉपिंग करें, इजीली सारा काम करें, आप कर सकते हैं। मैं भी इसी तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, पाकिस्तान से कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये आपका क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। अभी कुछ लोग मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि हम इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर काम कर सकते हैं। भाई मैंने कहा कर सकते हैं। कल को मसला कहाँ पे होगा, जब अमेजोन आपसे इनवॉइसेस मांगेगा, आप क्या करेंगे वहां पे? आप एक ब्रांड बेच रहे हैं, आप दूसरा बेचना शुरू कर देंगे, तीसरा, किसी ना किसी ब्रांड पे तो कभी ना कभी अमेजोन इनवॉइस मांगेगा ना। जब आपकी डिटेल मैच नहीं करेगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए प्लीज़ ऐसी बिल्कुल भी आपने कोई ऐसी मतलब मिस्टेक नहीं करनी जो कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम पैदा करे। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं लेक्चर को यहाँ पे लंबा नहीं करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप फेस करेंगे। किसी को नॉलेज है तो वो इस चीज़ को फ़ौरन समझ जाएगा, नहीं है तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फेस करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मैं इसलिए आप लोगों को पहले ये सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा है। तो मज़ीद अगर आप लोग मतलब चाहते हैं कि मैं आप लोग को इसी तरह की अच्छी सी वीडियोस बनाऊं, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर भी मज़ीद बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो अभी होगी वो टूल्स के ऊपर होगी, क्योंकि आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम स्टार्ट कर दें। मैं टूल्स के ऊपर अभी एक वीडियो बनाऊंगा, कौन कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन से पेड टूल्स हैं, मैं उसके बारे में भी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर बात करता हूँ। अभी मैं अपना ये वाला जो टॉपिक है यहाँ पे क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा मिलता हूँ। अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।